इतना गम इतना था कि उसका गमों के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। जिंदगी में मेरा गम इतना ज्यादा था कि उसके गम के बारे में कभी मैंने सोचा ही नहीं। दिल मेरा कहता रहा कि वो किसी और की है, मन मेरा माना ही नहीं। चल आगे बढ़ते। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे बाबू कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए यहां से क्वेश्चन आपका, चाहे तो आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे तो आप रेलवे ग्रुप सी का, टेक्नीशियन का, या तो फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा, ठीक ना। क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है ही कि इससे क्वेश्चन आपका आता ही आता है। हमने भी बहुत सारा एग्जाम दिया है, उसमें क्वेश्चन हमेशा पूछा है। तो उसी क्वेश्चन का एक पैटर्न बना करके, एक पीपीटी बना करके, पीडीएफ बना करके आप लोग के बीच में हम लाए हैं, जिससे क्या हो कि आपको ज्यादा कष्ट करने की जरूरत ना हो। आप एग्जाम हॉल में जाएं तो आपको लगे कि तो बंसल सर पढ़ाए हैं और क्वेश्चन एकदम हूबहू मिल रहा है, ठीक ना। चलिए मेरे भाई बढ़ते हैं आगे की ओर। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी एटम चैप्टर में हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा गामा रे के बारे में पढ़ लिए थे। अब पढ़ना है हम लोग को आगे नाभिकीय विखंडन। देखिए ये सभी चीज के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, गामा किरण के बारे में। चलिए नाभिकीय विखंडन क्या होता है ये समझिए। नाभिकीय विखंडन सुन ही के लग रहा होगा कि बड़ा अच्छा नाम है ना, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में कहा जाता है कि किसी भारी तत्व के नाभिक का टूटना, यानी किसी भारी तत्व के नाभिक का टूटना, जैसे यूरेनियम 235 का विखंडन। तो बताइए, आप लोग खुद समझदार व्यक्ति हैं, कहीं पढ़े होंगे साइंस, आपको पता होगा कि यूरेनियम यू होता है, यूरेनियम का 92 होते हैं, 235 होता है, समझ गए, एटॉमिक वेट। ये एक ऐसा एटम है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के रूप में आता है। यूरेनियम है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के रूप में आता है। अगर मान लिया जाए कि इस पृथ्वी पर हवा खत्म हो जाए, सपोज डेट बोल रहे हैं, ऐसा होने वाला नहीं, मान लिया जाए कि इस पृथ्वी पर हवा खत्म हो जाए, पानी खत्म हो जाए, और हम लोग के घर में मान लिया जाए कि भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है और देखना हो लाइन कटल रहे, तो यूरेनियम 1 ग्राम, इतना छोटा यूरेनियम से पूरा पटना जिला को कम से कम 1 दिन या 2 दिन तक के हम लोग लाइट दे सकते हैं, इतना छोटा यूरेनियम से, समझ गए। इतना इसमें पावर होता है। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं और बहुत भयंकर इसके पास कैपेसिटी होता है। इससे हम लोग विद्युत उत्पादन करते हैं, समझ गए। ये अभी तो कोयला उइला से बिजली उत्पादन हो जा रहा है, पानी से बिजली उत्पादन हो जा रहा है, हवा से, पवन चक्की देखे हो ना, उससे बिजली उत्पादन हो जा रहे हैं। फिर कहा जाता है भाप से क्या चीज बिजली उत्पादन हो जा रहे हैं, लेकिन यूरेनियम से भी बिजली उत्पादन होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से भी बिजली उत्पादन होता है। अब देखा जाए आगे, यहां पे बताया जाता है कि किसी भारी तत्व के नाभिक का टूटना क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। यानी किसी भी परमाणु, किसी भी तत्व जो भारी तत्व है, जैसे यूरेनियम, तो यूरेनियम का नाभिक का टूट जाना क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। तो साफ सुथरा तो बात बोल रहा है, नाभिक, नाभिकीय मतलब नाभिक, विखंडन मने टूटना, विखंडन मने टूटना। तो नाभिक का टूटना क्या कहलाता है, नाभिकीय खंडन कहलाता है, या नाभिकीय विखंडन कहलाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम दोनों नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम दोनों नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऑप्शन में आपको देगा इनमें से कौन नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम कौन करता है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम। परमाणु बम याद है ना, परमाणु बम 1945 ईस्वी में हमारा देश आजाद होने के पहले जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर विस्फोट किया था। कौन? अमेरिका नहीं। अब ये कहा जाता है कि इतना खतरनाक वहां पे इसका मतलब कि इस बम का मतलब कह सकते हैं कि अथी था, व्यवहार था
कि पूरा नागासाकी और ये हिरोशिमा को बर्बाद कर दिया, हिरोशिमा और नागासाकी को बर्बाद कर दिया। और वहां पर इतना इसका इफेक्ट पड़ा इस परमाणु बम का कि वहां पर अभी भी जो मतलब कि जन्म लेते हैं, मतलब जो लोग जन्म लेते हैं वो मतलब कि पैर से लांगड़ होते हैं, आंधर होते हैं, कान होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो विकलांग होते हैं। वहां पे जो एरिया मतलब एरिया जो है हिरोशिमा नागासाकी, उस एरिया में कहा जाता है कि अभी भी कोई वहां पे उत्पादन नहीं होता है, समझ गए। इतना मतलब कि वहां पे जो मिट्टी था उसको खराब कर दिया है, बहुत डेंजरस, बहुत खराब काम किया है, समझ गए। मानवता को शर्मसार करने वाला ये काम था किसका? अमेरिका का। अमेरिका देखने में जितना गोर लगता है ना, दिल के उतना ही साला करिया है सब, समझ गया। जितना वहां के आदमी गोर लगता है कि ना बहुत अच्छा माल है, समझ गया, लेकिन सबसे खराब चीज लगता है बाबू, एकदम दिल से अंदर काला है, समझ गया। बाहर अमेरिका वाला गोर, अंदर से अफ्रीका है, समझ गया, साउथ अफ्रीका। देखिए, तो आपसे कोई पूछेगा कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो क्या बताइएगा? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय रिएक्टर है जो किस पर निर्भर करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो नाभिकीय रिएक्टर जो है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करते हैं, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो परमाणु बम का फटना, नाभिकीय रिएक्टर का चलना, ये सभी चीज किस पे डिपेंड करता है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यहां पे है, आगे ध्यान दीजिएगा सब लोग। बातों का तेरा मजा आ गया। देखिए, रेडियो एक्टिव पदार्थ, कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि इसका उपयोग बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, समझ गए। और इसके बारे में अगर हम पूरा विस्तार से पढ़ाने लगे तो अच्छा खासा समय लगेगा, लेकिन जो मेन पॉइंट है इसके बारे में देखिए। कहा जाता है कि कैंसर के उपचार में ये है रेडियो एक्टिव पदार्थ। कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ हमारे पास दिए हुए हैं, कोबाल्ट 60, फास्फोरस, आर्सेनिक, सोडियम, कार्बन, यूरेनियम, आयोडीन 3। और इधर है आपका क्या चीज? उपयोग, समझ गए। यानी कि कोबाल्ट 60 जो होते हैं, यानी कोबाल्ट 60 कहने का मतलब है कि कोबाल्ट का परमाणु भार 60 होता है, फास्फोरस का 32 परमाणु भार होता है, आर्सेनिक का 74, यानी कि आर्सेनिक 74, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60 वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो कोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव एलिमेंट का उपयोग हम लोग कैंसर के उपचार में करते हैं। किसके उपचार में? कैंसर के उपचार में। कैंसर किसी भी प्रकार का हो, बहुत डेंजरस है, चाहे वो ब्लड कैंसर हो, चाहे वो लंग्स कैंसर हो, चाहे किसी प्रकार की कैंसर की घटना होती है, वो बहुत ही दर्दनाक होती है, खतरनाक होती है। हाल फिलहाल में एक मेरा दोस्त का पिताजी का देहांत हो गया, बोन कैंसर उनको हुआ था, और बोन कैंसर से वो चल बसे, समझ गए। ज्यादा दिन भी नहीं उनको समय दिया बाबू, बोन कैंसर लगता है 1.5-2 महीना बेचारा अप डाउन किए होंगे डॉक्टर के पास और वो चले गए, समझ गया। तो ये सब बीमारी भगवान करे दुश्मन को भी ना हो, समझ गए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इंसान कहा जाता है मरने के लिए कोई एक इंसान मरता है, लेकिन कमाने वाला, किसी घर से अगर कमाने वाला व्यक्ति का अगर मौत हो जाए तो पूरा घर मर जाता है, समझ गए। तो इसलिए कहते हैं कि ये सब जो चीज है भगवान करे किसी दुश्मन के घर में भी सब चीज ना दे, समझ गए। दुश्मनी अलग जगह है, अपना वो अलग जगह है, इंसान जिए खाए सब सुकून से रहे, हम यही चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि भैया हमारा कोई दुश्मन ना हो, हम किसी से दुश्मनी न करें, प्यार मोहब्बत इश्क से रहें, यही मेरे लिए काफी है। क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ लेकर के ना आया है, न कोई कुछ लेकर के जाएगा, सब यहीं पे कमाएगा, सब यहीं पे खाएगा, सब यहीं रह जाएगा, समझ गया। इसीलिए दुश्मनी में हम विश्वास नहीं करते हैं, हम प्यार मोहब्बत इश्क में विश्वास करते हैं, समझ गया। चलो अब देखिए आगे बढ़ो कचड़ा। फास्फोरस 32 जो है ये रक्त कैंसर के उपचार में यूज होता है, समझ गए। यानी कि ब्लड कैंसर में किसका उपयोग होते हैं, कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग होता है? तो बताइए, रक्त कैंसर जो है ना बहुत डेंजरस होता है, समझ गए। मेरी एक दोस्त को भी हो गया है ब्लड कैंसर। अब बहुत वो मतलब इतनी हैवी देखने में लगती थी, अच्छी लगती थी, लेकिन वो मतलब अभी एक दिन फोटो देखे तो एकदम गजब लग रही थी, समझ गए। उसका थेरेपी वगैरह कुछ चल रहा है, ब्लड कैंसर ही उसको है, रक्त कैंसर। तो रक्त कैंसर में क्या होता है, फास्फोरस 32 का उपयोग करते हैं, ठीक ना, यानी कि P32 का यूज करते हैं, ठीक ना।
फिर कहा जाता है ट्यूमर को पता लगाने में, तो ये आर्सेनिक 74 जो होता है, आर्सेनिक 74 का यूज हम लोग करते हैं ट्यूमर का पता करने में, ट्यूमर का पता लगाने में। ट्यूमर यहाँ पे होता है, ठीक ना, बहुत अंदर मतलब, और ये जो होता है बहुत छोटा सा एक वो होता है, मतलब गेहूं के कण के बराबर, समझ गए, उससे बड़ा भी होता है छोटा भी होता है, लेकिन ये भी अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो बहुत मतलब खराब स्थिति क्रिएट कर देता है, समझ गए। भारत में ही एगो भी दिक्कत है, यहाँ जानते हो किसी को कुछ बीमारी, खास करके गांव घर में, कि किसी को अगर कोई बीमारी हुआ है ना तो मतलब कि कहता है बे कुछ न बोलो, ठीक ना। गांव में सीरियस कब मानता है, गांव में सीरियस मानेगा कब, जब उसको पानी चढ़ रहा हो, समझ गया, मुंह दिखा कोई मारा हुआ, ब्लड फेंक दिया हो, खून फेंक दिया हो, समझ गया, एकदम लार पुआर हो गया हो, ऐसे ऐसे करा हो, समझ गया, एकदम उसको कपकपी ठंडा चढ़ लग रहा हो, समझ गए, गर्मियों में ठंडा, ठंडा में एकदम मार के एकदम हिकोड़ के गर्मी लग रहा हो, समझ गए, तब कहेगा कि मैया बड़ी सीरियस हुई, समझ गया। वहां गौवा में बोलेगा ना ब्रेन हेमरेज होता है, कहा ठीक है तो लगी थी, देखे में कोई दिक्कत है, कहोगे ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर कुछ होले, जीन्स कोट डेनिम मार के घूम रहे, वुडलैंड के जूता एकरा कुछ होले है, ये खाली झूठो मूठो नौटंकी करे थे, लेकिन होता है, जिसको पता होता ना जी कितना तकलीफ होता है बेचारी को, बेचारा को, समझ गए, बहुत खराब स्थिति होता है। लेकिन गांव घर में लोग को पता नहीं चलता, गांव घर में बीमारी का सीरियस कुछ लेगा, पानी चढ़ रहा है, किसी को थूथना मार के फोड़ फाड़ दिया है, समझ गए, किसी का पूरा मतलब पूरा एकदम गिर रहा है, समझ गए ना, खून उन गिर रहा है, नेटा पोटा पूरा एकदम लार पारे हो है, तब कहता है मैया को छोड़ा छोड़ी बड़ी सीरियस हो गए। और ऐसे अगर बोलेगा ना कि उसको ब्लड कैंसर हो गया तो वह ये सब नॉर्मल चीज है, ठीक हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो गया भैया ये इसी ठीक हो, पगलाई थोड़ी मर गई, आओ समझ, ये सब नॉर्मल चीज ले लेता, पगला सब है। देखिए अब कहा जाता है ट्यूमर को पता लगाने में किसका उपयोग किया जाता है, आर्सेनिक 74 का। फिर कहा जाता है कि रक्त विकार पता करने के लिए रक्त विकार में किस प्रकार के रेडियो एक्टिव एलिमेंट का उपयोग किए जाते हैं, सोडियम 24, सोडियम 24। जीवाश्म की आयु पता करने के लिए, जीवाश्म की आयु पता करने के लिए कार्बन 14 का यूज किया जाता है, कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है, कार्बन डेटिंग विधि से इसको चेक किया जाता है। तो जीवाश्म की आयु पता करने के लिए कार्बन 14 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पृथ्वी व चट्टान की आयु प्राप्त करने के लिए, जैसे कोई भगवान जी का मूर्ति उर्ति मिलता है ना, तो इससे भी हम लोग कार्बन 14 से पता कर लेते हैं, कार्बन डेटिंग से पता कर लेते हैं कि इसका उम्र कितना होगा। या मान लिया जाए कि कोई हड्डी उड्डी किसी का है जो मतलब कि लाश उस गाड़ उड़ के फेंक दिया है कोई, समझ गए, अब लाश उसको एकदम गाड़ दिया है, 2-4 साल पहले कोई के मार के हौंक दिया था, मार के हौंक एकदम रदा बदा कर दिया है, और रदा बदा करने के बाद उसको बॉडी मिला कहीं 2-4 साल के बाद, तो कैसे पता चल जाता है कि 2-4 साल पहले इसकी मृत्यु हुआ था, तो 2-4 साल बाद पता चलने के पीछे रीजन है क्या चीज, कि कार्बन 14 से उसको टेस्ट किया जाता है, उसके हड्डी को, तब पता चलता है क्या चीज, कि ये जीवाश्म की आयु कितना है, या तो फिर उसका उम्र कितना है, इस कितना दिन पहले ये मरा था, ये सभी चीज पता कर लिया जाता है। फिर यूरेनियम डेटिंग टेस्ट से क्या होते हैं, पृथ्वी और चट्टान की आयु पता चलता है, पृथ्वी का उम्र कितना हो रहा है, चट्टान का मतलब पहाड़ कितना पुराना है, पहाड़ ये जो पर्वत जो दिख रहा है बहुत कितना पुराना है, यह हुआ, यानी कि उम्र पता करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का भी टेस्ट हम लोग करते हैं। फिर कार्बन डेटिंग का टेस्ट, कार्बन डेटिंग टेस्ट के माध्यम से हम लोग पता करते हैं जीवाश्म के आयु के बारे में। फिर कहा जाता है कि कोई पुराना चीज मतलब आपको मिला है, सोना का मूर्ति या तो कोई भगवान जी का मूर्ति उर्ति, तब पता करते हैं कि 1400 साल पुराना मूर्ति है। या कोई मान लीजिए डेड बॉडी कहीं पे पड़ा हुआ है बहुत दिन से, उसको पता करते हैं कि इसका मृत्यु कब हुआ था, तो इस सब में कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए। अब पृथ्वी का उम्र और चट्टान का उम्र पता करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का उपयोग किया जाता है, समझ गए। और घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन का उपयोग होता है, आयोडीन 3 का। तो घेंघा रोग समझ लो ना, वाइटर, तो घेंघा रोग किसके कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होते हैं। घेंघा रोग में गई जो गलवा होता है ना, बच जाता है, पूरा फूल जाता है, समझ गए, बोलवे करेगा कुछ कुछ बोलाएगा एकदम कुछ भी तरीके से, समझ गए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। परमाणु रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर, ओ माय गॉड। देखिए परमाणु रिएक्टर और परमाणु बम क्या होते हैं इसके बारे में जरा समझिएगा। परमाणु रिएक्टर परमाणु बम तो सब समझ रहा होगा, लेकिन परमाणु रिएक्टर नहीं समझ रहा होगा ना कि क्या ये सब चीज पढ़वा रहा है, ठीक ना। देखो परमाणु रिएक्टर क्या है कि नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित करता है।
नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली सीरीज रिएक्शन को ये कंट्रोल करने का काम करता है, जिसको हम लोग कहते हैं नाभिकीय रिएक्टर। अब परमाणु बम की बात करते हैं तो परमाणु बम जो होता है ना, ये परमाणु बम में होने वाली श्रृंखला अभिक्रिया को अनियंत्रित करता है। ये क्या करता है? अनियंत्रित करता है। तो परमाणु बम में होने वाली श्रृंखला अभिक्रिया को अनियंत्रित करता है। और ये नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं, ये नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे आपसे कोई पूछेगा तो आप बता दोगे कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर क्या होते हैं? तो परमाणु बम में होने वाली श्रृंखला अभिक्रिया को अनियंत्रित करता है, और नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं इसके अंदर श्रृंखला में अभिक्रिया होने को ये नियंत्रित करता है। ये अनियंत्रित करता है और ये नियंत्रित करता है। नाभिकीय रिएक्टर का खोज कब किया, किसने किया, कैसे किया, देखो यहाँ पे समझते हैं। नाभिकीय रिएक्टर की अगर हम बात करते हैं तो नाभिकीय रिएक्टर का खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम एनरिको फर्मी था। एनरिको फर्मी ये बहुत बुरा वैज्ञानिक था, समझ गया, एकदम जो चाहता था वही करता था। इसको कुछ करने के लिए लगा दीजिए ना तो मन भर करता था। खोज मैंने नहीं करेगा, साइंटिस्ट पगला होता है तो साइंटिस्ट सही में पगला होता है, वैज्ञानिक बौराहा होता है, समझ गए, बौराहा होता है। बौराहा कहने के जो एक काम में लगा दिया ना उधर के रेल के करेगा, उसके पीछे आगे कुछ नहीं सोचेगा, ठीक ना। तो बताइए नाभिकीय रिएक्टर का खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम एनरिको फर्मी। अगर कोई आपसे पूछता है कि नाभिकीय रिएक्टर का खोज किसने किया तो एनरिको फर्मी ने। प्रयुक्त मंदक यानी नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या काम करते हैं तो ये भारी जल क्या काम करता है, भारी जल और ग्रेफाइट दो काम करते हैं यहाँ पे। तो भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O। कोई आपसे पूछेगा कि भारी जल का सूत्र क्या होते हैं तो क्या बताना है, D2O। फिर यहाँ पे आप देखिए ये आपके पास नियंत्रक छड़ के रूप में कौन काम करता है, तो नियंत्रक छड़ के रूप में रिएक्टर के अंदर में कैडमियम होते हैं, कैडमियम होते हैं। तो आपको कहेगा कोई कि नाभिकीय रिएक्टर के अंदर कैडमियम का क्या काम होता है, तो कैडमियम का नियंत्रक छड़ के रूप में काम करता है, समझ गए। फिर कहा जाता है नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग क्या होता है, तो यह विद्युत उत्पादन करने का। तो नाभिकीय रिएक्टर के अंदर में विद्युत उत्पादन का क्रिया होता है, यानी विद्युत उत्पादन का प्रोसेस होते रहता है, ठीक ना। चलिए एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर का खोजकर्ता कौन थे, एनरिको फर्मी। इसमें प्रयुक्त मंदक यानी कि ईंधन के रूप में कौन काम करता है, तो D2O भारी जल, इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से हम लोग जानते हैं, और ये ग्रेफाइट, समझ गए। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ग्रेफाइट ये दोनों चीज है जो इसका मंदक के रूप में काम करते हैं, ईंधन के रूप में काम करता है। और नियंत्रक छड़ के रूप में कौन काम करता है, तो ये कैडमियम, ठीक ना। और इसका नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग क्या चीज में होते हैं, विद्युत उत्पादन के लिए। तो गौर से एकदम समझते जाइएगा, ठीक ना। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। इधर कौन सा टॉपिक है, ये चीज तो बहुत पहले आप लोग को बता दी है ना, इसको तो कुछ समझा नहीं। परमाणु संरचना देखिए, भारी जल क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए। यहां से बहुत क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है कि भारी जल क्या होते हैं, भारी जल का सूत्र क्या होता है, ये सभी चीज, भारी जल का खोज किसने किया था, ये सभी चीज को आप अपने माइंड में रखिएगा एकदम। यहां से जितना भी आपका पॉइंट है सब इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। सबसे पहली बात भारी जल, तो भारी जल को हम लोग कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड। पहले कोई भारी जल कहता था ना तो हम हल्का जल सोचते थे पिए वाला, भारी जल नली वाला, समझ गए, सोचते थे कि भारी जल है। तो कोई कहता था कि हल्का जल, तो मतलब पानी मतलब जल, तक सोचते पिए वाला को हल्का जल या जल कहते हैं। और जो नलिया उलिया में रहता है ना कीचड़ उचड़ के रूप में, उसको भारी जल कहते हैं। तनिक में उन्होंने को पढ़ता उड़ता था घर में तो ही बोलते थे भारी जल का सूत्र ये होता है। तो भारी जल का सूत्र है H2O, तो सुने छठा सतवा में लेकिन जानने लगता है। तो हम लोग भी 6 से पढ़ते थे तो लगता था कि H2O के तो नाम सुने, इसलिए D2O कोची है। लेकिन अब समझो, भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बाबू D2O, ठीक ना। परिभाषा क्या है कि जल में हाइड्रोजन के साथ स्थान पर उसके समस्थानिक ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है। आपको बताया गया था कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, HHH, एक 1, एक 2, एक 3। तो ये वाला उपयोग होता है, H2 वाला उपयोग होते हैं, ठीक ना। ये 3 वाला को हम लोग ट्राइट्यूरियम कहते हैं, 3 वाला को क्या बोलते हैं, ट्राइट्यूरियम। और H1 तो आपके पास है, इसको क्या बोलते थे, प्रोटियम। हाँ, हाइड्रोजन प्रोटियम, ड्यूटेरियम प्रोटियम, पहला नंबर में प्रोटियम, दूसरा नंबर में ड्यूटेरियम, तीसरा नंबर में ट्रिटियम। तो अब बताइए, जिस जल में हाइड्रोजन के स्थान पर यानी H के स्थान पर H2 का उपयोग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, D2O बोलते हैं, ठीक ना।
तो ये समस्थानिक ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है। ये भारी जल का भारी जल का जो फार्मूला होता है या अनुसूत्र होते हैं D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो कोई आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि भारी जल का अनुसूत्र या सूत्र क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, ठीक ना। फिर कहा जाता है कि भारी जल का खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम यूरे था। क्या चीज नाम था, यूरे। इसका उपयोग कहाँ होते हैं, अभी जस्ट बताए थे कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर के ईंधन के रूप में। तो नाभिकीय रिएक्टर के ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब जैसे कोई कहेगा कि पेट्रोल जो है वो क्या चीज है, तो बोलेंगे कि बाइक का मंदक है, बाइक जब तक पेट्रोलवा नहीं डालेंगे गड़िया में चलेगा जी, नहीं चलेगा। तो कहा जाता है कोई चीज कि पेट्रोल है जो मोटरसाइकिल का, कार का, इस सब का ईंधन है, मंदक होता है। फिर कहा जाता है भारत का प्रथम भारी पानी संयंत्र डांगल में स्थापित किया गया था। यानी कि ये जो भारत का प्रथम भारी पानी संयंत्र जो है ये कहां में स्थापित किया गया था, तो नांगल में। क्या चीज में, नांगल में। तो याद ही रखना, ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है कि भारत का प्रथम भारी पानी संयंत्र कहां पे है, तो संयंत्र कहां पे है, तो नांगल में, ठीक ना। अब बताइए, अब तो याद हो गया होगा कि भारी जल का खोज कौन किए थे, यूरे। भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O। भारी जल का उपयोग कहां होता है, तो नाभिकीय रिएक्टर के अंदर में। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये है परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ। अब यहाँ पे नाभिकीय संलयन है, टॉपिक है, इसको जरा सा भी देख के कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आएंगे कुछ एग्जाम के दृष्टि से आपका जो पेपर यहाँ पे लिखा हुआ कुछ है उसको देखिए। यहाँ पे बात बताया है कि नाभिकीय संलयन क्या होते हैं। जब दो छोटे नाभिकों का आपस में जुड़कर बड़े नाभिक का निर्माण करना संलयन कहलाता है। संलयन का मतलब है, समझ में आ रहा होगा कि जब संलयन की बात किया है तो संलयन का मतलब होता है जुड़ना। संलयन का मतलब जुड़ना। इसमें हम बहुत कंफ्यूज पहले रहते थे जब पढ़ते थे, पढ़ाते नहीं थे उस समय। विखंडन का मतलब तो समझ में आता था कि खंडन हो रहा है, टूट जा रहा है, लेकिन संलयन का मतलब कभी कभी समझ में नहीं आता था। संलयन मतलब जुड़ना, संलयन माने जुड़ना। अब बताइए कि सलाद कोई कहता है तो सलाद में टमाटर, प्याज, मिर्चाई, खीरा सबको सलाद बना के रखते हैं एक जगह, तो संलयन माने कुछ जोड़ करके रखते हैं। क्या करते हैं, जोड़ करके रखते हैं। तो संलयन का मतलब जोड़ना होता है। तो देखिए, छोटे छोटे नाभिकों को आपस में जोड़कर बड़े नाभिक का निर्माण करना नाभिकीय संलयन कहलाता है। नाभिकीय संलयन कहलाता है। अब बताइए, हाइड्रोजन का प्लस हाइड्रोजन परमाणु मिल करके क्या चीज का निर्माण करेगा, हीलियम का निर्माण करेगा। क्योंकि हाइड्रोजन का एक नाभिक ये मिल करके एक नाभिक बड़का बना देगा हीलियम का। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि यही संलयन के कारण, नाभिकीय संलयन के कारण ही क्या होता है कि सूर्य जो है पूरा गर्म होता है। समझ गए? तो आपसे कोई कहेगा कि सूर्य में किस प्रकार की घटनाएं होती हैं जिससे आग का गोला फेंकते रहता है, तो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। सूर्य में किस प्रकार की क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती रहती है, ठीक ना। तो हाइड्रोजन बम में फिर कहा जाता है सूर्य में, ये सभी में कहा जाता है क्या चीज, नाभिकीय संलयन सिद्धांत काम करते रहते हैं। तो हाइड्रोजन बम, देखिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछा है, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो और क्वेश्चन छूट जाता है तो कहते हो कि ऐसे कैसे हो गया। तो देखिए, नाभिकीय संलयन की बात कर रहा है, तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करते हैं। सूर्य में जो विस्फोट आंतरिक रूप से हो रहा होता है जो हम लोग को दिखाई नहीं देता, इस कारण से वो है, तो वो भी संलयन के कारण ही होता है, ठीक ना। यानी नाभिकीय संलयन के कारण जो है वो आपका सूर्य के पास गर्मी होता है या उसके पास सकते हैं हीट प्रोड्यूस करते रहता है। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ कुछ बातों को यहां पे देखिए। चलिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ कुछ यहाँ पे बात लिखा हुआ है। देखिए, हीलियम के नाभिक में होते हैं, आपको बताया गया है बाबू कि हीलियम के नाभिक, यानी कि जो आपको हीलियम दिख रहा है ये नहीं दिख रहा है आप लोग को, इसको जरा बढ़िया से बताना पड़ेगा। नहीं, चलो कोई बात नहीं, कलरवा एने है, ब्लू कलर करने है, हाँ इधर चुने वाला दिया है, हम एक ही जगह काम करते। अब देखिए, हीलियम की अगर बात करते हैं तो हीलियम का 2 होता है, एटॉमिक वेट 4 होते हैं, होता ना है। तो हीलियम के नाभिक में कितना प्रोटॉन कितना न्यूट्रॉन होता है, तो बताइए। इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या 2 हो जाएंगे और न्यूट्रॉन की संख्या 2 हो जाएगा। 4 में से 2 गया 2, यानी कि 2। तो बताइए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन
इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 2-2 होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होता है, कोई दिक्कत। परमाणु में कक्षों को भरने का प्रक्रम नियंत्रित होता है अफवाह का सिद्धांत, जो कि बताया गया था इस रूप में 1s 2s 2p 3s 3p 3d, इस प्रकार से ये अफवाह प्रिंसिपल ऐसे नहीं काम करता था। तो अफवाह प्रिंसिपल के सिद्धांत पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते चले जाते हैं। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से, गाइगर काउंटर से या गाइगर मूलर काउंटर से। तो ये कहते हैं हम लोग क्या चीज की, रेडियो एक्टिविटी का मेजरमेंट किया जाता है क्या चीज से, तो आप कह सकते हैं कि गाइगर काउंटर से हम लोग रेडियो एक्टिविटी को मेजरमेंट करते हैं, ठीक ना। जैसे कैसे पता चला कि जो ये रेडियम होता है यूरेनियम से हैवी होता है, तो इससे पता चला गाइगर काउंटर से, समझ गए कि इसका रिएक्टिविटी क्या है, अधिक है, रेडियो एक्टिविटी क्या है, अधिक है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार कौन किया था, तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कारक थे हेनरी बैकुरल, हेनरी बैकुरल, ठीक है, हेनरी बैकुरल। ये 1898 ईस्वी में इसका खोज किए थे, ठीक ना, 1898 ईस्वी में इसका खोज, 1896 ईस्वी में खोज किया गया था। तो कोई आपसे पूछेगा कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किए थे हेनरी बैकुरल, ठीक ना। बैकुरल नामक बहुत ही अच्छा वैज्ञानिक थे, ये अल्फा बीटा गामा कण के बारे में बताया था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैसे काम करते हैं इसके बारे में इन्होंने बताया था। ये हेनरी बैकुलर्स जो है बहुत ही अच्छा वैज्ञानिक थे और ये मेहनती वैज्ञानिक भी थे, बहुत ज्यादा मेहनती थे। कहा जाता, अब कहिएगा कि जितना वैज्ञानिक होता है सब तो मेहनती होता है, तो मेहनती होगा नहीं।